गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको समष्टि अर्थशास्त्र में इकाई 9 में भुगतान संतुलन में चालू खाते के बारे में बताया था। आज हम उसके आगे पूंजी खाते से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पूंजी खाता। देश का पूंजी खाता अंतर्राष्ट्रीय पूंजी लेन देन से हुए नकदी प्रवाह का रिकॉर्ड रखता है और इसकी निगरानी करता है। ये वे लेन देन होते हैं जो गैर वित्तीय और गैर उत्पादित परिसंपत्तियों की खरीद या निपटान के माध्यम से होते हैं। उपहार और ऋण माफ होने से प्राप्त पैसे को भी पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है। पूंजी खाता अनिवार्य रूप से देश की बैलेंस शीट का बायां हाथ है, क्योंकि ये देश की सभी भौतिक और वित्तीय संपत्तियों को मापता है। पूंजीगत खाते राष्ट्रीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि की गणना करने का एक तरीका है। पूंजीगत खाते का लक्ष्य और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली ये फीड पूरी आर्थिक तस्वीर को सारांशित करना है। तदनुसार बाजार इस जानकारी को बारीकी से देखते हैं, क्योंकि ये अक्सर अर्थव्यवस्था की समग्र दिशा का संकेत देता है और इस प्रकार विभिन्न उद्योगों या पोर्टफोलियो रणनीतियों के लिए सिग्नल खरीद और बिक्री प्रदान कर सकता है। वित्तीय खाता थर्ड वित्तीय खाता है, तो इसमें है वित्तीय खाते के तहत व्यवसायों, रियल एस्टेट, शहरों, सोने और सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों से होने वाले फंड के प्रवाह की निगरानी की जाती है। वित्तीय खाता भारत में विदेशी नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्ति, विदेशी निवेश और विदेश में भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्ति का रिकॉर्ड भी रखता है। वित्तीय खाते के पास दो मुख्य उपखंड हैं। पहला विदेशी संपत्ति का घरेलू स्वामित्व है। यदि ये बढ़ता है तो ये वित्तीय खाते में जोड़ता है। दूसरा सब अकाउंट घरेलू परिसंपत्तियों का विदेशी स्वामित्व है। अगर ये बढ़ता है तो ये किसी देश के वित्तीय खाते से घटा देता है। वित्तीय खाते में आयोजित कुल अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति में परिवर्तन पर रिपोर्ट आप पता लगा सकते हैं कि संपत्ति की मात्रा बढ़ी या उसमें कमी हुई है। ये आपको नहीं बताता कि वर्तमान में कुल संपत्ति में कितना रखा जा रहा है। घाटे का अर्थ क्या है? राजस्व घाटे का मतलब सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर होता है। किसी वित्त वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और अपने खर्च का एक अनुमान लगाती है, लेकिन जब उसका व्यय उसके अनुमान से बढ़ जाता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। 5 रुपये की ये कमी ही राजस्व घाटा कहलाएगी। अगर राजस्व घाटा जो है 5 रुपये का भी होता है तो ये भी 5 रुपये की कमी राजस्व घाटा कहलाएगी। सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है और कुल कमाई से अधिक खर्च होने पर बाजार से वो कर्ज लेता है। वहीं सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा भी कहते हैं। गौरतलब है कि इससे सरकार के मौजूदा खर्च और आमदनी का पता चलता है। विदेशी मुद्रा विनिमय। भारत में सभी लेन देन जिसमें विदेशी मुद्रा शामिल है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेमा कहलाती है। FEMA 1973 द्वारा विनियमित किए जाते थे। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना भी है। मुद्रा विनिमय के कुछ उपयोग हैं। पहला, सस्ता कर्ज प्राप्त करना। मुद्रा की प्रवाह किए बिना सबसे अच्छे उपलब्ध दर पर कर्ज लेना और फिर आगे पीछे यानी बैक टू बैक ऋण का उपयोग कर वांछित मुद्रा में कर्ज का विनिमय करना। फिर विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के विरुद्ध बचाव करना, जोखिम कम करना। तो बच्चों, वीडियो 2 में आज हम विदेशी मुद्रा विनिमय के उपयोग तक आपको पढ़ाया है। कल इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। जितना भी पढ़ाया है उसको बुक में निशान लगा लीजिए और ये आपके 30% रेड्यूस कोर्स के ही अनुसार ये वीडियो बना है, तो इसको अपने बुक में नोट कर